तो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यूपी डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 नवंबर 2025 को, तो आज का जो प्रश्न पत्र है प्रश्न पत्र नंबर 8 कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये 2024 का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं 2024 का मॉडल पेपर कंप्यूटर। तो 25 नंबर का ये प्रश्न होगा, 25 नंबर का ये पेपर होगा। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। 30 शब्दों में जो है आंसर देना है आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, और 50 शब्दों में आंसर देना है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का। और 5 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1-1 नंबर के। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन 1 है बाइनरी, ऑप्शन 2 है दशमलव, ऑप्शन 3 है ऑक्टल और ऑप्शन 4 है हेक्साडेसिमल। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका एक ऑप्शन सही है, कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बाइनरी। आप ऑप्शन 1 बाइनरी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 1 मेगाबाइट में होते हैं। 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट और 1042 GB। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो ऑप्शन 1 क्या है? 1024 बिट, ऑप्शन 2 है 1024 बाइट, ऑप्शन 3 है 1024 किलोबाइट और ऑप्शन 4 है 1042 GB। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 मेगाबाइट में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट मतलब MB में, 1024 किलोबाइट मतलब KB होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। इसलिए 1 मेगाबाइट में 1024 गुणे 1024 बाइट्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर 2 का इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन 2 1024 बाइट। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन 1 है NCE 500, ऑप्शन 2 है क्रे XMP 24, ऑप्शन 3 है DEC 1090, ऑप्शन 4 है पारैम 8000। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पारैम 8000। पारैम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1991 में CDAC का फुल फॉर्म सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4
परम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। संचार के मुख्य अंग हैं। संचार के मुख्य अंग हैं। ऑप्शन 1 माध्यम, ऑप्शन 2 रिसीवर, ऑप्शन 3 प्रेषक और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। संचार के मुख्य अंग कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। संचार के मुख्य जो अंग हैं, प्रेषक, माध्यम और रिसीवर, ये तीनों संचार के मुख्य अंग हैं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 विकिपीडिया है। विकिपीडिया है, ऑप्शन देखिए विकिपीडिया क्या है। तो ऑप्शन 1 है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, ऑप्शन 2 है हार्डवेयर, ऑप्शन 3 है उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। विकिपीडिया क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट। विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया एक मुफ्त बहुभाषी वेब आधारित विश्वकोश है जिसमें दुनिया भर के स्वयंसेवकों द्वारा लिखित लेख शामिल है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं कि हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होगा। तो हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू का पूरा नाम, तो आंसर इसका सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और संसाधित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 7 शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं। तो शैक्षिक रेडियो की विशेषताएं बहुत सी हैं। इसमें शिक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम बनाती है, जैसे कि व्यापक पहुंच, कम लागत, निरक्षर लोगों तक पहुंच, इंटरैक्टिविटी, पूरक शिक्षण, विविध सामग्री। तो व्यापक पहुंच मतलब शैक्षिक रेडियो दूर दराज के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंच सकता है, जहां अन्य शैक्षिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सकता है। शैक्षिक रेडियो क्या है? जैसे कि व्यापक पहुंच, जहां पे इंसान नहीं पहुंच सकता उनके पास रेडियो, तो रेडियो के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्याओं में सुनने वालों के लिए खबर पहुंच सकती है। दूसरा, कम लागत। ये शैक्षिक सामग्री को प्रसारित करने का एक अपेक्षाकृत सस्ता तरीका है। निरक्षर लोगों तक पहुंच। यह उन लोगों तक पहुंच सकता है जो पढ़ नहीं सकते, जिससे साक्षरता की बाधा दूर हो। तो शैक्षिक रेडियो मतलब उन लोगों तक भी हम अपनी बात कह सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते तो वो सुन के समझ सकते हैं। इंटरैक्टिविटी क्या है? इंटरैक्टिविटी रेडियो अनुदेशन IRI जैसे कार्यक्रम के माध्यम से ये एक शिक्षार्थियों को शिक्षक के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। पूरक शिक्षण। रेडियो शिक्षण को पूरक बना सकता है, जो कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को मजबूत कर सकता है। विविध सामग्री। इस संगीत, समाचार, कहानियाँ और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया मनोरंजक और आकर्षक बनती है। तो यहाँ तक हो गया। तो हमारा अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, नहीं, प्रश्न नंबर 8।
9 की ओर कहाँ पहुँच गए। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, सुपर कंप्यूटर के 2 उपयोग लिखिए। सुपर कंप्यूटर के 2 उपयोग। तो सुपर कंप्यूटर के 2 उपयोग निम्नलिखित है। तो मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और इंजीनियरिंग सिमुलेशन, जैसे कि जटिल भौतिक घटनाएं या रासायनिक यौगिकों का परीक्षण करना, अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष यान को ट्रैक करना, जीनोमिक अनुकरण और दवा की खोज। तभी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 के नाम लिखिए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और 2 के नाम लिखिए। तो प्रिंटर तो 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? ये प्रिंटर कागज़ पर स्याही लगे रिबन से वार करके प्रिंट करते हैं। उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिव्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? ये प्रिंटर बिना कागज़ पर वार किए गए ये प्रिंटर बिना कागज़ पर वार किए टेक्स्ट या इमेज प्रिंट करते हैं। उदाहरण जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। आगे देखते हैं हम। हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है? तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, रोम का पूरा नाम लिखिए। रोम का पूरा नाम। तो इसका आंसर है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसमें गैर वाष्पशील और स्थायी डाटा होता है, जिसे सामान्यतः केवल पढ़ा जा सकता है और उनमें लिखा नहीं जा सकता। इसमें वो प्रोग्रामिंग होती है जो कंप्यूटर को हर बार चालू होने पर शुरू करने में सक्षम बनाती है। तो रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को डिजिटल हमलों, चोरी और क्षति से बचाने के लिए प्रक्रिया है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को डिजिटल हमलों, चोरी और क्षति से बचाने की प्रक्रिया है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करना और सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के अनाधिकृत शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा भी कहा जाता है। इसमें साइबर खतरों से सुरक्षा और सूचना की गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फायरवॉल, एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल जैसे विभिन्न उपायों को लागू करना शामिल है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। चलिए यहाँ तक तो हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसी के साथ हम आगे भी देख लेते हैं। तो हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न का? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? तो आंसर इसका, डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित व्यवस्थित डेटा का एक संग्रह है। ये जानकारी को इस तरह से व्यवस्थित करने का एक माध्यम है जिससे उपयोगकर्ता डेटा को तेजी से नेविगेट कर सके, रुझानों का पता लगा सके और अन्य क्रियाएं कर सके। डेटाबेस में किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है
जिसमें शब्द, संख्या, चित्र, वीडियो और फाइल शामिल है। प्रश्न नंबर 13 है, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो इसका आंसर है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने या ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक पेन की तरह होता है जो स्क्रीन पर प्रकाश की मदद से पॉइंट या ड्रॉ करता है। अगला प्रश्न है, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? तो आंसर देखिए इसका, एनिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थिर चित्रों की एक श्रृंखला को तेजी से प्रदर्शित करके गति का भ्रम पैदा किया जाता है। इन चित्रों को फ्रेम कहा जाता है। एनिमेशन का उपयोग कार्टून, वीडियो गेम, फिल्मों और अन्य डिजिटल मीडिया में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो चलाइए, वापस से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा। तो अब यहाँ तक देखें।